प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शंस की तारीख दे दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सदर साहब के मुताबिक इलेक्शंस 9 अप्रैल 2023 को होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को या नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ एक बहस शुरू हो गई है। कौमी असम्बली में जो तकरीरें हुई हैं उसमें कहा गया कि सदर साहब ने अपने मैंडेट से हट के ये काम किया है, आइन से मावरा ये काम किया है, आइन उनको इख्तियार नहीं देता। जबकि सदर साहब ने जो इलेक्शन की तारीख दी है उसमें उन्होंने सेक्शन 57 की क्लॉज 1 को बुनियाद बनाया है, जो ये कहती है कि सदर साहब जो हैं, द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। अब इससे दो जो बहसें हैं वो जन्म ले रही हैं। एक तो ये कि क्या ये जो प्रेसिडेंट को इलेक्शन एक्ट में का सेक्शन 57 जो है वो जो कहता है, क्या ये कौमी असम्बली के लिए कहता है या ये सूबाई असम्बलियों के लिए भी इख्तियार देता है। दूसरी बहस ये है कि क्या मुशावरत का अमल हुआ है इलेक्शन कमीशन से, जैसे कि इसमें कहा गया है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन, कमीशन से मुराद है इलेक्शन कमीशन, तो क्या मुशावरत का अमल हुआ है। तो ये दो बहसें जो हैं वो इस सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई 2 सूबों की इलेक्शन की तारीख है उसके बाद जन्म लिया है। ऐसा लगता है कि इंटरप्रटेशन के लिए मामला फिर अदालत के पास जाएगा, तो अदालत में जाकर क्या होगा, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मेरे साथ प्रोग्राम के शुरू में मौजूद हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मैं शाइक उस्मानी साहब आप ही से शुरू करता हूँ। ये जो अनाउंसमेंट ऑफ द डेट फॉर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, ये इस सब्जेक्ट पर जो एक डेट्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन कह लीजिए इसको या अनाउंसमेंट कह लीजिए जो प्रेसिडेंट की तरफ से आई है, ये सदर साहब को इख्तियार है या नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, सदर साहब को इख्तियार सिर्फ ये है कि अगर वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो एक डेट अनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे तो कंसल्टेशन हुई नहीं, क्योंकि जब भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास नहीं गया, न कभी कोई कंसल्टेशन हुई। उन्होंने अपनी तरफ से एक डेट अनाउंस कर दी। अब वो डेट जो भी अनाउंस कर दें, फर्ज किया उन्होंने कर भी दी और फर्ज किया कि ये डेट नोटिफिकेशन भी इश्यू हो जाती है, तो एक सेक्शन 58 भी है उसी कानून में, इसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे तो वो उसको रद्द कर सकता है और कोई और डेट मुकर्रर कर सकता है। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट का तो कोई इसमें पावर्स नहीं है। जो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर जो इस्तेमाल की है वो एक किस्म की मिनिस्ट्रियल पावर थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पता नहीं उन्होंने क्या फैसला किया है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्होंने कहा है तो मामला ख़त्म हो गया। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने बहुत गलत किया, अपने ऑफिस की ये सही काम नहीं किया। सही है। अच्छा सर, एक राय यह है कुछ माहिरीन की, कानूनी माहिरीन की, वो ये समझते हैं कि जब आपने मुशावरत के लिए दावत दी और उन्होंने मुशावरत ना देना चाहिए दूसरे फरीक ने, तो मुशावरत हो गई। जैसे अगर इलेक्शन कमीशन खत लिखता है गवर्नर पंजाब को भी, जो लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे। अब गवर्नर साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले 105(3) की तशरीह चाहता हूँ और मैं इस वजह से इलेक्शन इसका हिस्सा नहीं बना चाहता। तो कुछ लोगों की राय यह है कि जी गवर्नर साहब ने अगर मुशावरत का हिस्सा ना भी बनना चाहा तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो मुशावरत हो गई। तो यहां पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये मुशावरत जब तक ना हो तो आप कैसे कह सकते मुशावरत हो गई, जबकि वो साफ लिखा हुआ है आइन में कि उनकी मुशावरत से एक डेट अनाउंस होगी और उस डेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इन द सेंस कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो उस डेट को रद्द कर सकता है सेक्शन 58 के तहत। कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। तो ये कहना कि चूंकि प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया, वो उनको करना भी नहीं चाहिए था। ये मेरे ख्याल में जेब नहीं जो था प्रेसिडेंट के ऑफिस में इस किस्म की अनाउंसमेंट करना। और अब जो भी हो गया, लेकिन बात सूरत इसमें मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कोई चीज बाइंडिंग नहीं है। अगर वो उसको इग्नोर कर देते हैं तो वो उन पे कुछ भी नहीं होगा।
सिर्फ एक बात बड़ी जरूरी है, वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, वो ये कि आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर रेजोल्यूशन के बाद होना लाजमी है और उसके 14 दिन के बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट लाजमी है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो काम नहीं करता, इलेक्शन 90 दिन में नहीं करता और इलेक्शन 14 दिन के बाद नहीं अनाउंस करता, तो फिर उसको यकीनन कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है उसके सामने, उसके खिलाफ, और उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन के अंदर ऐलान नहीं करता, ये मामला अदालत के पास जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है या दूसरा कोई जवाज नहीं है इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करने का। सुप्रीम कोर्ट जो है या अदालतें, उनके सामने आइन वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये आपकी राय है? जी बिल्कुल 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 सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रेसिडेंट की जो बात है, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ने बड़ी ज्यादती की है, गलती की है, अपने ऑफिस के साथ ज्यादती की उन्होंने ये कह करके जो अनाउंसमेंट किया है, बिला वजह उस कंट्रोवर्सी में आ गए हैं वो। सर, लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था आपके ख्याल में वो बिल्कुल वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन के लिए कि आप डेट अनाउंस करें, या उसमें आप समझते हैं कोई ऐसा इबाम मौजूद है कि जिसमें फौरी तौर पर डेट नहीं आ रही है हमारे सामने? आर्टिकल 57 में सेक्शन, वो तो दैट्स लॉ, दैट्स नॉट, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो लॉ है। उसमें ये है कि वो इन कंसल्टेशन वो अनाउंस करेंगे, ये प्रोसीजरल चीज है और उसका भी तोड़ भी है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर चाहता है कि नहीं करे तो नहीं करे, तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है और उसके ऊपर डिपेंड करना कि उसकी वजह से इलेक्शन यकीनन हो, ये गलत। सही है। जस्टिस साहब, ये भी बता दीजिएगा, एक चीज़ बस और बता दें, और वो ये है कि आपने जैसा कि कहा कि 57 में कहा गया कि सदर साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत के बाद डेट अनाउंस करेंगे। ये सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए है या सूबों के इंतखाबात के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं? ये भी डाउटफुल है, लेकिन चूंकि उसमें जो 57 में लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन, तो इसके मतलब ये होता है कि सारे मुल्क के इलेक्शन। अब उसकी वजह से थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, और चूंकि जनरल इलेक्शन लिखे हैं तो मेरे ख्याल में ये समझा जाएगा कि वो जो प्रोविजन है उसमें सेक्शन 57 की, वो एक जनरल इलेक्शन के लिए है, प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए नहीं। एक राय इसमें सर ये है ना कि चूंकि लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि जी ज्यादा यानी सूबाई असम्बलियों का भी वो कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं, जनरल इलेक्शन के मतलब जब जनरल इलेक्शन की बात करते हैं आप, तो फिर ये सारे मुल्क के इलेक्शन होते हैं, सिर्फ एक प्रोविंस के नहीं होते। तो जो जनरल इलेक्शन का लफ्ज किया गया है, मेरे ख्याल में जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस चीज को लिहाज नहीं किया, और चूंकि जनरल इलेक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है तो इसके मतलब ये कि वो सारे मुल्क में अगर इलेक्शन हो तो यस, उस सूरत में ये लागू होता है। अगर वो सारे मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो इस दफा नहीं हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लागू भी नहीं हो। राइट सर, राइट सर। चलिए, मैं हुमायूं अख्तर साहब और राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन एक ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आज जो उन्होंने असेंबली के अंदर कहा है और सदर साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी आइन को तोड़ा है सदर साहब ने या उससे मावरा काम किया है, सुनिए क्या कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने। आज अपनी जो आइनी औकात है सदर की, उससे तजावज़ करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है जिसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। इट इज लाइक ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पीटीआई के एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है, उसको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। ये शख्स जो है अपनी इज्जत भी जो है उसकी भी तहकीर कर रहा है और साथ साथ उस ओहदे की भी तहकीर कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फायज है। अच्छा, हुमायूं अख्तर साहब, एक तो आपने ख्वाजा साहब की राय सुनी और फिर जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की राय सुनी और उन्होंने कहा कि सदर साहब को ये नहीं करना चाहिए था और इसकी कोई हैसियत भी नहीं है, उन्होंने कंसल्टेशन भी नहीं की है और सदर साहब की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट है इसको इलेक्शन कमीशन मुस्तरद भी कर सकता है। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते जा रहे हैं हुमायूं अख्तर साहब? लोगों को शायद मालूम नहीं है, ये जो 50s की दिहाई में चारों सूबों को इलेक्शन अलग-अलग कई साल अपार्ट हुए, पंजाब के, बलूचिस्तान के, सिंध के, उस वक्त NWFP होता था, अलग-अलग हुए और ये तो वाज़ेह है। अफसोस का मकाम यह है कि चलें हुकूमत तो घबरा रही है, लेकिन अगर आईनी इदारे जो जिनका काम ही इलेक्शन कराना है वो अपनी राय लेके और सदर को स्नब कर रहे हैं
और उनसे कंसल्टेशन को जा नहीं रहे और फिर कह रहे हैं जी कि सदर इसलिए नहीं कर सकता कि उसने कंसल्टेशन नहीं की, जबकि जिस इदारे को बुलाया था उसने इनकार कर दिया। और जो गवर्नर साहब को लाहौर हाई कोर्ट का क्लियर कट फैसला है कि वो उनसे कंसल्ट करें, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन की पावर है। उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं इस पर कोई व्यू नहीं देना चाहता। ये मामला अब क्लियरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और आई एम श्योर के ये सदर के जो फैसला है उसके खिलाफ हमारी तो राय है ना जी। एक्चुअल फैसला तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में होगा कि इलेक्शन कब होने चाहिए। लेकिन देखिए सियासी पार्टियां जब इस तरह के काम करती हैं तो अपनी साख खराब कर रही होती हैं। वो अवाम जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा समझदार तो इस मुल्क की अवाम है, उसको वाज़ेह तौर पे पता है कि ये क्यों हो रहा है और ये बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं। और वो आप करते रहें, इससे पीटीआई की पोजीशन और मुस्तहकम हो रही है, क्योंकि अवाम को इस मुल्क में जब ये पता चलता है ना कि दूसरा फरीक सहमा हुआ है, डरा हुआ है, तो वो को अच्छा तासुर नहीं होता। तो ये फैसले अब सुप्रीम कोर्ट करेंगे जी और जल्द करेंगे मेरी नज़र में। जो रिमार्क्स उधर से आ रहे हैं और अब सुओ मोटो की तो जरूरत नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गई हुई है सदर के फैसले पे, मुझे यकीन है कुछ लोग जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो वजाहत चाहेंगे। चलें, रिव्यू की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो वजाहत भी हो सकती है। सो लेट्स सी, आई थिंक ज्यादा देर नहीं लगेगी इन फैसलों पे। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली मामला जाना है। राना एहसान अफजल साहब, जिस तरह इस वक्त हालात चल रहे हैं, कितना अरसा ऐसे चल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शंस हैं ये हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं कराने, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उसने करानी। और इसमें बार बार ये कहना कि हुकूमत इलेक्शन नहीं चाह रही है, हुकूमत डिले कर रही है, उसमें देखें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो सेंसस का मामला है। तो आपको तशवीश है इस बात पे सर वो तकरीबन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा रहा इलेक्शन? नहीं, देखें जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन 2-4 हकायक मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो जो सेंसस का मामला है वो भी कोई अब लंबा चौड़ा मामला नहीं है, अगले 1 आधे महीने के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके मुताबिक नई हल्का बंदियां होनी चाहिए, वो एक जेन्युइन इशू है। दूसरा, देखें इस मुल्क में लोग इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं, अभी जो है हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान की भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि पहले भी इलेक्शन सूबों में अलहदा होते थे, वफाक में अलहदा होते थे, लेकिन जिस तरह का पोलराइज्ड माहौल बन चुका है इस मुल्क में, और पहली इलेक्शन पे ही सबसे पहला तनाजा खड़ा हो जाता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो नहीं माने जाते। उसके अंदर अगर सूबों में हुकूमत किसी और की हो और जनरल इलेक्शन हो रहा हो, और जब इसी तरह जब सूबों में इलेक्शन हो रहा हो तो वफाक में किसी और की हुकूमत, तो एक ये नया मैं समझता हूँ फसाद की एक जड़ स्टार्ट हो जाएगी, जहां इलेक्शन जो है और मुतनाज़े बन जाएंगे, जहां ऑलरेडी इलेक्शन पाकिस्तान में कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। गैप सिर्फ 3-4 महीने का है। तो मैं समझता हूं कि जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उसको इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। आइन तो क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो मामला है वो कोर्ट में है। कोर्ट जो भी फैसला करे सबको तस्लीम होगा। हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमने अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी है। लेकिन जो राना साहब जी, आपने सेंसस का जिक्र किया, क्या नामुकम्मल सेंसस इलेक्शन की तारीख देने से रोकता है? कहीं पर कोई कानून है ऐसा? नहीं, देखें, लेकिन बेहतर होगा कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सियासी जमातों का ये मुतालबा था इलेक्शन हो, कानून जो कहता है। देखिए, मामला अब कोर्ट के पास है, कोर्ट जो फैसला करे स्टेक होल्डर्स को कबूल होगा। लेकिन यहाँ जो आरिफ अलवी साहब ने जो काम किया है वो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है। उनके ओहदे के साथ भी गैर मुनासिब ये अमल था, और उन्होंने एक सियासी पार्टी का कारकुन होने की पूरी जो है वो उन्होंने जो गवाही है वो इस इकदाम से दी है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। और ये ऐसे ही है कि जैसे अब वो कहें कि जी मैं नए सूबे अनाउंस कर रहा हूँ, ये अपनी ख्वाहिशात को पूरी करें,
वो ये इससे ज्यादा इसका वजन कुछ भी नहीं है कि उन्होंने ये बात की और ये बात रद्द हो जाएगी। और जो सही है। चलिए, आपने कहा जस्टिस एहसान साहब, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको काबिल कबूल होगा, तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो सबको काबिल कबूल क्यों नहीं है? देखिए, अब उसकी आगे वो हो रही है ना हेयरिंग, अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो वहां जाके हेयरिंग हो जाएगी। जो जो होगा फिर ऑब्वियसली वो तो उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकेगा, वो सबके ऊपर जो है। और ये देखिए, फिर मैं रिपीट करूंगा, ये ईसीपी ने कराने, अगर ईसीपी को कोई मामलत चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तो वो हकायक हुकूमत पाकिस्तान कोर्ट में रख देगी, और अगर वो लॉजिकल हुए, उसकी सेंस बनती हुई, तो कोर्ट उसके मुताबिक फैसला दे देगी, अगर नहीं बनती हुई तो उसके मुतरादिफ दे देगी। लेकिन यहाँ आइन शिकनी तो कोई भी नहीं कर रहा, अपना अपना अगर मौकफ है। आइन शिकनी अगर की किसी ने तो वो सदर पाकिस्तान ने की, 9 अप्रैल 2022 को की, वो वजीर आजम, साबका वजीर आजम इमरान खान ने की और कासिम सूरी ने की, और उसको दोहरा ये जो आज जो वर्डिक्ट दिया है सदर ने, ये उसको उसकी उसी तरफ ही वो लेके जा रहे हैं इस मामले। ठीक है, चलिए, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये मामला जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, पेचीदा हो गया है, लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने तो आज भट्टी साहब जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है वो पढ़ देता हूँ, आप मुख्तसर सी है कि आज इलेक्शन कमीशन हुआ जिसमें गौर गौस के बाद यह फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन कल मौरखा 19 फरवरी 2023 को बजरिया मरासला तफसीलन अपना मौक़िफ़ जनाब सदर पाकिस्तान को दे चुका है। लिहाजा इस मीटिंग के बाद भी इलेक्शन कमीशन वही मुअद्दबाना गुजारिश करता है जो गुज़श्ता चिट्ठी में की गई थी। इस सदर साहब जो हैं वो मुशावरत ना करें, उनके पास मुशावरत का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन सदर साहब ने फिर मुशावरत किए बगैर या मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं हुआ और उन्होंने डेट दे दी है। अब ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये वाला मामला भी जाएगा कि सदर का इख्तियार है या नहीं है, सेक्शन 57। किधर को हालात जा रहे हैं भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मैं तो खैर मेरा तो बिलीव नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई जमहूरियत है, क्योंकि कभी भी नहीं रही। दो ही निज़ाम रहे हैं, या फौजी आमरीत या सिविलियन आमरीत, फौजी डिक्टेटरशिप या सिविलियन डिक्टेटरशिप। लेकिन ये कहते हैं कि पार्लियामेंट है और मुकद्दस है और जमहूरियत है और सिविलियन बालादस्ती है और वोट को इज्जत दो है। तो भाईजान, पहली बात तो ये कि शर्म से डूब मरना चाहिए कि वज़ीर आज़म अदालत लगवाती है, वज़ीर आला अदालत लगवाती है, गवर्नर अदालत लगवाती है, डी नोटिफाइड वाला मामला अदालत जाता है, दोनों डिप्टी स्पीकर्स की रूलिंग अदालत में जाती हैं। इनके सारे केसेस जो हैं इनके करप्शन के और करप्ट माफियाज के और स्कैंडल्स के अदालतों में है, नायब तरमीम अदालतों में है, इलेक्शन की डेट भी अदालतों में है, और उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब वाला भी मामला अदालत में है। तो फिर ये किस काम के लिए बैठे हुए यार? जान छोड़ें, कोई और काम करें, कोई और धंधा करें। इस मुल्क में 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दहशतगर्दी भी हो, मुआशी बुरान भी हो और सियासी अदम इस्तेकाम भी हो। तो इतने बड़ा नाजुक मरला है और ये आपस में लड़ मरी जा रहे हैं, लड़ मरी जा रहे हैं। और टॉम एंड जेरी की फिल्में चल रही हैं, कभी टॉम पीछे तो जेरी आगे, कभी जेरी पीछे तो टॉम आगे, और मिजाहिया फिल्में चल रही हैं। कार्टूनों से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। ये किस मर्ज की दवा है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने, काबिल एहतराम है, मैं समझता हूँ, बहैसियत इंसान काबिल एहतराम है, उन्होंने फरमाया सुप्रीम कोर्ट में कि मैं अपने आईनी जो अब फ़राइज़ हैं उसकी अंजामदही में रुकावटें हैं। नंबर 1, भाईजान, अगर आप रुकावटें हैं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं, जान छोड़ जाएं। क्यों आप चिमटे हुए हैं सौदे से? इस्लामाबाद इलेक्शन आप करवा नहीं सकते कोर्ट के बाद हुक्म के बावजूद। सिंध कराची में धांधली रुकवा नहीं सकते। 2 सूबों के इलेक्शन के आगे आपकी रुकावटें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है, अगर मैं होता वहां एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब सुप्रीम कोर्ट मुझे अदालत में कहती कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है, तो मैं वहां वापस आता, वहां इस्तीफा लिखता और दे के चला जाता। ओहदा भी नहीं छोड़ना, मैं काम भी नहीं कर पा रहा। फिर गवर्नर साहब हैं,
वो अब गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन बाल समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह के समीउल्लाह के पास। आप सिंपल सी सादा सी बात है कि पहले तो आप कहते थे कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे। असेंबलियां तोड़ने लगा तो आपने पूरे टिल का जोर लगाया, ठीक नहीं, टूट गई। उसके बाद एक मुतनाज़िर सा निगरान सेटअप आ गया, चलो छोड़ दीजिए। गवर्नर साहब का, गवर्नरों का किरदार छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन का किरदार छोड़ दीजिए, पीडीएम हुकूमत का किरदार छोड़ दीजिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद कौन सी और कीड़ी मुशावरतें यार। ये आप लोग जमहूरियत पसंद हो, एक जब असेंबलियां टूटी हैं जाके इलेक्शन करवा दो। अब इसमें मुझे नहीं समझ आती कि आप मुझे बता दीजिए असदुल्ला भाई कि ये इनके पास क्या गारंटी है कि आज अगर अमनो अमान खराब है तो अक्टूबर नवंबर में अमनो अमान लिख कर दे दें कि अमनो अमान ठीक हो जाएंगे। इनके पास क्या गारंटी है कि आज अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो नवंबर अक्टूबर में पैसे होंगे। और दूसरी बात ये, शायद ये आखिरी बात, ये भूल जाते हैं कि 2007, 2013, 2018 के इससे बदतरीन अमनो अमान में इलेक्शन हुए हैं। और आप कभी कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात तो होने चाहिए, लेकिन ना करें तो आइन खामोश है। भाई क्यों खामोश है? 90 दिन में बता चुका है ना। बेनजीर भुट्टो साहबा की मिसालें देते हैं कि जब वो कत्ल हुई तो आगे चले गए, सलाब की मिसालें देते हैं। ओ भाई थोड़ा सा जिगरा करो। बात सिंपल एंड सादा सी है कि पीडीएम के दोनों हाथ खाली हैं। कौन से? परफॉर्मेंस लेस और दूसरी बात है मकबूलियत लेस। इमरान खान मकबूल हुआ है, उसको नायल करना है, जेल भिजवाना है। नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और उनके जेरे इंतजाम या जेरे तमाम इलेक्शन लड़ने हैं। ना बनाए मजाक अपने ओहदों का। मैं मान लेता हूं सदर मुमलकत ने नहीं, मगर उसमें तो अभी अभी तो राना एहसान अफजल साहब ने कहा है ना, भट्टी साहब, राना एहसान अफजल साहब कहते हैं कि जी हमने तो नहीं इलेक्शन कराने, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है। तो आप कह रहे हैं कि इसलिए इलेक्शन में जा रहे हैं कि मकबूलियत लेस है और ये मैं कब कह रहा हूं उनका ताल्लुक है? राना साहब ठीक कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक, मैं मान लेता हूं सदर मुमलकत ने उनके पास आईनी इख्तियार नहीं था, लेकिन आप और मैं जानते हैं जिनके पास आईनी इख्तियार है वो गवर्नर होंगे, वो इलेक्शन कमीशन होगा। तो क्यों है इतना मामला कि ये भी अदालतों में पहुंचा हुआ है? क्यों है कि सदर आरिफ अलवी को ये काम करना पड़ रहा है? क्यों है? क्योंकि हम एक बहरान से निकलते हैं दूसरे बहरान में चले जाते हैं। बल्गारिया एक मुल्क में अगले दिन लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था, उस पर मदामत क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। तो हाँ करना चाहिए सर, करना चाहिए। बैठी साहब एक छोटा ब्रेक में ले लूं, सुप्रीम कोर्ट ब्रेक में ले लूं, लेकिन एक बड़ी जी बिल्कुल ठीक है साहब, एक मैं माजरत चाहता हूँ, ब्रेक एक ले लूँ छोटी सी। और एक आज मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बात की है कि उनके पास खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने या इलेक्शन कमीशन के टूटने के भी खबरें या प्लान्स जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। अब ये पीटीआई का पहले मुतालबा भी रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हों। अब वो इस मौके पर अगर जाकर पीटीआई का मुतालबा मान लेते हैं तो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो आज पीटीआई की ख्वाहिश क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर रहें या मुस्ताफ़ी हों? हमारी अख्तर साहब से जानते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारी अख्तर साहब, आज मालिक साहब अपने प्रोग्राम में ये खबर दे रहे थे कि गौर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं कमीशन केयर का मेंबर्स हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो एक तरफ तो ये पीटीआई का मुतालबा पूरा हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई का दरीना मुतालबा है कि ये पार्टी हैं, इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए होता। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि शायद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाए कि फिर नया इलेक्शन कमीशन फॉर्म होगा तो इलेक्शन होंगे। तो आज भी पीटीआई का मुतालबा क्या होगा कि मुस्ताफ़ी हों चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नहीं, अब ये इलेक्शन कराएं जैसे भी हैं? हमारा मुतालबा तो ये काफ़ी अरसे का है कि हमारी नज़र में ये नॉन पार्टिजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है और वो नया इलेक्शन कमीशन का सेटअप होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि मालिक साहब क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कि कौन गौर कर रहा है।
उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद ही रिजाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा और कौन कर रहा है? हुकूमत के कहने पे तो वो कोई गौर करवा सकता है उनसे। तो इसमें जरा थोड़ी सी हमें वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे तो सवाल आपसे किया कि कौन गौर कर रहा है। सही है, चलें ये बाकी डिटेल्स तो मालिक साहब ही दे सकते हैं जिन्होंने ये खबर दी है। लेकिन सर मुझे फिर ये बताएं ना कि अब इलेक्शन सदर साहब ने दे दिए, जाहिर है सदर साहब के पेश नज़र ये बात भी होगी कि शेड्यूल तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने ही देना है, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर नहीं दे रहा तो वो सदर साहब के कहने पर क्यों देगा? तो फिर पीटीआई के जहन में प्लान बनाते हुए कुछ होगा ना ऑप्शन के ये सदर साहब की बात मानेगा क्यों इलेक्शन कमीशन अगर लाहौर हाई कोर्ट की नहीं मान रहा? आई थिंक ये मामला शायद आई डोंट नो मेरी पूरी गुफ्तगू एयर हो सकी कि नहीं, लेकिन ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जी, और जल्द करेगा। आपने कहा था कि अदालत ये सुप्रीम कोर्ट ये मामला तय करेगा। इस तरह के मामला जब भी होते हैं, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो इदारों में, शख्सियात में, स्टेट फंक्शनरीज में, हुकूमत में, तो वो मामलात ये भी इरशाद भट्टी साहब सही फरमा रहे थे कि तकरीबन 100% सियासी मामलात तो वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई अपने पहले फैसले खुद करें, इतनी बड़ी पार्लियामेंट्स रखी हुई हैं, असेंबली रखी हुई हैं, लेकिन मामलात तो अब एक और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब फैसला करेगा और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को सामने रखते हुए और जो लेजिस्लेशन है वो सही फैसला करेगा। और हमारा ये ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। और ये चीजें कि जी डेट किसने देनी है, किसने नहीं देनी है और क्यों देनी है और मशावरत हुई या नहीं हुई, ये चीजें, ये आइन इसमें बड़ा क्लियर। ये आइन जो है, देखिए मेरी बात सुने, अभी ये जिक्र भी किया गया कि जी हमारे पास पैसे नहीं है तो अक्टूबर में ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे या लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो जाएगा, ये जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वो सारे एकदम वजूद में आ जाएंगे। ये आइन की बुनियाद और स्ट्रक्चर ही एक असेंबलीज और एक इलेक्शन और उसके तहत असेंबली एम्पावर करती है सॉवरन जो है उसको। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आप क्या, वो केयर टेकर्स कितने अरसे रहेंगे? फर्ज करें वो कहते हैं जी 10 साल हमारे पास, हमारा तो दिवालिया निकल गया, पैसा ही कोई नहीं, तो 10 साल ये केयर टेकर बैठे रहेंगे। इन चीजों का जरा सवाल हमें पूछना चाहिए ना जी। अभी तो हम बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं कि उसने मुशावरत नहीं की, उसने मुशावरत से इनकार कर दिया, किसी ने लेटर, बहुत महदूद इख्तियारात मौजूद है केयर टेकर्स के पास। ठीक है, बिल्कुल सही है। दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं राना शाह अफजल साहब, इरशाद भट्टी साहब ने। एक, उन्होंने कहा ये हुकूमत परफॉर्मेंस लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस हुकूमत है और इस वजह से इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। तो ये इस बातों में आप इसको डिनाई कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं हो सकी? ये तो हम सबके सामने है। इसहाक डार साहब नाकाम रहे हैं, जो वादा वो करके आए थे वो पूरा नहीं कर सके, और मकबूलियत का ग्राफ भी जो है वो कुछ सर्वेज़ में और इलेक्शंस में, हालिया इलेक्शंस में पता चला है कि वाकई वो नहीं है, और वो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस की वजह से होता है। तो इसको आप डिनाई कर सकते हैं या भट्टी साहब के दावे को चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, बात ये कि परफॉर्मेंस, अगर पेट्रोल को 100 रुपए लीटर पे लाना है और अवाम को रिलीफ देना है तो बिल्कुल ये चीजें तो हम नहीं कर सके। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ये है कि हमने वो मुआहदा जो है, जो एक तबाही के दहाने पे इमरान खान साहब रियासत और जो IFIs या IMF है उनके दरमियान में एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर गए थे और मुल्क को खोखला करके चले गए थे, और वहां हमें अगर उस मुआहदे को बहाल करना पड़ा है तो वहां तो हुकूमत मेरे ख्याल से अब कामयाबी होगी कि IMF का मुआहदा बहाल होगा और हम इस कोशिश करेंगे कि इस मईशत को स्टेबलाइज करें। तो मैं समझता हूं, देखें, इस हद तक मैं एग्री करूंगा इरशाद भट्टी साहब। मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जो एक एक मिनट मुझे अब आप बोल लेने दें। इस हद तक मैं एग्री करूंगा इरशाद भट्टी साहब कि ये जो एक कम्युनिकेशन गैप खत्म हो चुका है, एक वर्किंग रिलेशनशिप खत्म हो चुका है हुकूमत और ऑपोजिशन का, जिसकी बुनियाद इमरान खान ने रखी जब वो खुद वजीर आजम थे और उन्होंने काले कानून, जो नैब का काला कानून है, उसको इस्तेमाल करके चुन चुन के ऑपोजिशन लीडरों पे इंतकाम
निकाला, और तब भी वो ना इज्जत अपने कोalition पार्टनर्स को दे सके। और वही बात जो वो करते हैं कि मैं अलहदगी पसंदों या दहशतगर्दों से बात कर लूंगा लेकिन इनसे बात नहीं करूंगा, तो ये हर चीज कोर्ट में जाना शुरू हो गई है। और आपस में जब ये जो जमहूरी जो पार्टनर्स होते हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत, वो मिलके बैठ के मुल्की एजेंडे पे अगर बात ना कर पाए, तो ये एक फेलियर जरूर है, और ये खतरनाक फेलियर है। इसका जो रिजल्ट है वो इलेक्शन से भी ये मसला नहीं हल होगा। आप इलेक्शन करा भी लें और फिर भी ये तनाजा, ये लड़ाई अगर जारी रखी, तो ये खतरनाक होगा पाकिस्तानी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। तो ये जरूर इस पे मैं एग्री करूंगा। लेकिन अच्छा, देखें, हुकूमत चले, लेकिन आप जो इकोनॉमी के हवाले से कमेंट कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम आए तो उसके बाद ये इमरान खान साहब जो मुल्क का हाल कर गए, उसमें हुमायूं अख्तर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हुमायूं अख्तर साहब। जी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा। ये कहा जा रहा है कि जी हम एक बहुत बुरा मायदा कर गए, तो मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल ये है कि 2000 में जो IMF का मायदा हुआ था, या 2008 में हुआ था, या 2013 में हुआ था, या 2018 में 19 में हमने किया, ज़रा मुझे एक ऐसी शिक बता दें जो उसमें हमारे 2019 के मायदे में IMF की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिक थी, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बहुत ही बुरा मायदा करके चले गए। I'd like to know one clause जिसकी बिना पे ये कहा जा रहा है। वन क्लॉज, जस्ट नेम वन क्लॉज। वही स्टैंडर्ड क्लॉजेज हैं। हम रुपए को ओवर वैल्यू रखते हैं, और IMF के पास जब, और जरा मैं गुजारिश करूं, हम रुपया को ओवर वैल्यू रखते हैं और उससे एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाती हैं, हमारे पास डॉलर्स की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है। हम दौड़े हुए IMF के पास जाते हैं, IMF कहती है कि चलो 40% इसको नीचे करो। अब कितना? 50 रुपए। बिल्कुल वही किया सितंबर के बाद। 50 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। उसके नतीजे में भरपूर महंगाई आती है। सारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया जो बाहर से आ रही होती हैं महंगी हो जाती हैं, जो तेल बाहर से आ रहा होता है वो महंगा हो जाता है। उसके नतीजे में ये जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस हैं गैस की, बिजली की, वो सब महंगी हो जाती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए IMF जो है वो स्टेट बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़वा देता है। उससे आपकी पूरी इंडस्ट्री जो 80% टैक्स रेवेन्यू लाती है वो क्रश होके रह जाती है। टैक्स रेवेन्यू आपके कम आ जाते हैं होते हैं तो आप भरपूर नए टैक्स लगाते हैं। ये सारे काम आपने अभी किए हैं, और जब हम IMF के पास गए हैं यही काम हुए। अब तो ये हो गया कि IMF का नया प्रोग्राम नहीं बल्कि जो रिव्यूज हैं, अभी मिफ्ता इस्माइल ने बिल्कुल यही इक़दामात किए थे सितंबर में, और आके अब सितंबर के 3 हफ्ते के बाद 4 किस्म के इंटरेस्ट रेट्स हमारे सामने आ गए, जिसमें एक इंटरबैंक रेट था, एक मनी चेंजर रेट था, एक ग्रे मार्केट का रेट था, जिसमें सारी की सारी रेमिटेंसेस जो है वो उधर जानी शुरू हो गई। 40 रुपए का फर्क था। मैं तो ब्लेम नहीं करता जो पैसे भेज रहे थे, 40 रुपए का फर्क था। एक रेट था अफगानिस्तान का, 4 रेट चल रहे थे। सारी रेमिटेंसेस आपकी उधर जानी शुरू हो गई। एक्सपोर्टर ने पैसा बाहर रखना शुरू कर दिया। अब आप जब ऐसे करेंगे, और स्टेट बैंक जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेगा कि किसी किस्म की कोई LC नहीं खोल रही, जो सामान जहाजों में आके खड़ा हो गया, हजार जहाज खड़े हैं, लाख कंटेनर पड़े हैं, मुल्क की इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। रोजाना आप सुन रहे हैं मुल्क की इंडस्ट्री से रेवेन्यू बंद होता जा रहा है, इंपोर्ट्स बंद हो गई, मगर सवाल ये है सर, इसको कितना अर्सा ऐसे चलाया जा सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं कि ये हमने कौन सी ऐसी चीज की थी 2019 में जो बड़ी मुख्तलिफ थी? जरा मुझे एक का बता दें, एक शक बता दीजिए प्लीज। जी चलें, ये जवाब तो मैं राना एहसान अफजल साहब से लेता हूं, लेकिन पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं राना साहब के पास आता हूं। भट्टी साहब, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक बेचैनी और अफरा तफरी, एक अनसर्टन सिचुएशन है। मालूम नहीं है इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं। फिर इलेक्शन अगर नहीं होने का फैसला हो जाता है तो उसके नतीजे में कैसे बेहतरी आएगी? कोई रोड मैप शायद दिखाई नहीं देता। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर खदशात ये हैं कि अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर अफरा तफरी ख़त्म नहीं होगी, या नई हुकूमत जो आएगी वो कैसे इस क्राइसिस से निकालेगी। तो क्या आपको होप्स नज़र आ रही हैं और क्या आपको हल नज़र आ रहा है भट्टी साहब? देखिए, एक वो जुमला एक है कि यानी कितनी बदनसीबी है मुझ समेत हम सारों की, या किन हालात में हम रह रहे हैं।
कि हमारा $1 जो है वो 280 रुपए तक तो पहुंच गया होगा, या 270 का होगा, या 300 का मिल रहा होगा, तो $1 इतने का। लेकिन अफगानिस्तान का जो वो जो है वो लगभग हमारी काबीना जितना है, लगभग हमारी काबीना जितना, यानी 90 अफगानी का, हाँ 90 अफगानी रुपए का $1 है। तो यानी अब मैं इस पे रोऊं, हंसूं, इस पे खुश हूँ, गमजदा हूँ। इस्लामी एटमी कुव्वत और पांचवा छठा बड़ा मुल्क, 24 करोड़ का मुल्क, कहाँ से चले थे हम, कहाँ पहुँच गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाईजान मेरे भाई ने, राना साहब छोटे भाई हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं एग्री करता हूँ कि ये हम मान लेते हैं। हुमायूं भाई ने तो कहा ना, वो मईशत को समझते हैं कि कोई शिक बता दें। चलो मैं मान लेता हूँ कि बड़ा शर्मनाक मुआहदा करके गए थे तहरीक इंसाफ वाले, नहीं अच्छा शर्मनाक मुआहदा करके गए थे, मैं ये मान लेता हूँ। इस पे आते हैं तो भाईजान, जब आप थे लायक, आप थे तजर्बाकार, आप थे अरस्तू, आप थे अफलातून, आप यानी कुछ आपके जो हवा हो गए कि नवाज शरीफ साहब के पास तजर्बाकार टीम है और वो खुद तजर्बाकार है, हवा हो गया ये मरहला भी। अच्छा, शबाज स्पीड, शबाज गवर्नेंस, तुर्की और चीन हमसे मशवरे लेता है, हवा हो गई। बाबा मईशत थे इसहाक डार साहब, हवा हो गए। जरदारी साहब, मौलाना साहब, एक 100 साल इक़्तिदार का एक्सपीरियंस, हवा हो गया। सब इकट्ठे हो गए, हवा हो गए। आपके अब बताइए कि इमरान खान अगर शर्मनाक मुआहदा करके गया था तो 4 महीने इसहाक डार साहब ने इस मुल्क को क्यों चूना लगाया? आके IMF के पास जाते और हमारी जान छुड़वा जाते। जो बड़े झटके हैं ये सिर्फ इस वजह से हैं कि 4 महीने उन्होंने डिले किया। आई कैन हैंडल मईशत, आई कैन हैंडल IMF, आई डोंट केयर IMF, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, एंड सरेंडर IMF। आप अच्छा आप बताइए, इसहाक डार साहब को तो फायदा हो गया ना, वजीर आजम के तैयारे में आए, फायदा, आके अपना रिलीफ लिया, अदालती फायदा, उसके बाद घर वापस ले लिया, फायदा, 50 करोड़ जो अकाउंट में पड़े हुए थे, फ्रीज हुए थे, वो रिलीज हो गए, फायदा। उसके बाद सेनेटर्स का हल्फ लिया, फायदा, वजीर खजाना बने, फायदा, मिफ्ता से बदला ले लिया, फायदा। हमें क्या फायदा दिया इसहाक डार साहब ने? वहां जाके जो हल्की पे हमें बताया करते थे कि मईशत इस तरह का है। अच्छा, मईशत, आखिरी बात, मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कहता कि आप, हमारे हालात बहुत खराब हैं, आलमी हालात भी खराब, मैं ये नहीं कहता आप कि आपको अलादीन का चिराग लगा के करते। जहां इमरान खान डॉलर छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान महंगाई छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान ज़र मुबादला छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान मईशत छोड़ गया था वहीं रोक लेते। कहीं तो वहीं रोकते, वो नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उनसे ज्यादा वो निकलना था, नायल था, तजर्बाकार था। अच्छा जी बता दीजिए। देखिए, नहीं, वो राणा साहब कह रहे हैं रुक नहीं सकती थी, तो अब 2 चीजें हो गई जी। नहीं, मैं बताता हूं ना, दोनों बातों का जवाब देना, शिक भी दिखानी है, मुआहदे में जो फर्क है आपके और जो आपने किया था उसमें। नहीं, मैं लिखवा रहा हूं। देखिए IMF ईवल नहीं है। IMF तो आपकी मदद करता है जब आपको कोई और बोरोइंग नहीं देता। हमने IMF का मुआहदा मुकम्मल किया, इसहाक डार साहब ने IMF का मुआहदा मुकम्मल किया। अब एक मैं टेक्निकल आपको बात बताता हूं कि ये कैसे मिसमैनेज हुआ। देखिए, प्राइमरीली जो डेफिसिट होता है वो बजट डेफिसिट होता है मार्कअप को निकाल के, यानी कि मार्कअप को एक्सक्लूड करके जो डेफिसिट होता है। हमारा जो 5 साल थे उसमें जो प्राइमरी डेफिसिट था वो 1% था ऑफ GDP, यानी कि ऑन एवरेज। जो PTI की जो हुकूमत थी उसका 4 साल में जो प्राइमरी डेफिसिट था वो 2.2% था, यानी कि फिस्कल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा ली गई। कोविड थी ना, कोविड, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। उसका नहीं कोविड था, जो भी था उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज। वो नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं आज। और मुआहदे की तो बात करें ना, वो कैसे फर्क था, हमारा मुआहदा क्यों खराब था, ये बताइए। मैं तो आपको मैं आपको बताता हूं क्यों खराब था। मैं बताता हूं, जब आपने 8 महीने हुकूमत ली, आपने 8 महीने लगाए, आपने मुआहदा नहीं किया,
तो वो खराब था, आपने वक्त जाया किया दबा के। देखिए उसके बाद आपने हमने डिले किया, बट मुझे तो ये बताइए ना कि हमारा मायदे में क्या नुक्स था। को तो ईवल मैं नहीं कह रहा, डिले किया हमारी गलती थी, मैं IMF को ईवल नहीं कह रहा। IMF इज नॉट ईवल, IMF कोई बुरी बला नहीं है। IMF तो आपकी मदद कर रहा है, आपको बोरो तब करने के लिए दे रहा है जब फ्रेंडली ममालिक भी ये तो बहस ही नहीं है ना, ये तो हमारे साहब भी नहीं कह रहे कि नॉट ईवल। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फर्क क्या था आपके और इनके मुआहदे में। मैं तो कह नहीं रहा है, इन्होंने क्या ऐसा कमजोर मुआहदा किया? ये है कि मैंने मुझे बताइए ना हमारा मुआहदा कैसे कमजोर था? नहीं, मुआहदा कमजोर हो गया जब आपने 8 माह जाया किए। मुआहदा कमजोर हो गया जब आपने वो तो आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उस पर हम अलग गुफ्तगू करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर आपने परफॉर्मेंस की बात करनी है तो हम तो $32 बिलियन पे एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे अप्रैल में, $31 बिलियन पे रेमिटेंस छोड़ के गए थे, डिस्पाइट सुपर साइकिल हम 12.5% पे इन्फ्लेशन छोड़ के गए थे और $180 पे डॉलर छोड़ के गए थे। चले आप फिर परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, अब फिर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस की। दो चीजें गिनवा देता हूं, आप सुन लें कि आपकी परफॉर्मेंस, वी वर द 24th बिगेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान जब हम छोड़ के गए, आप 41वीं इकोनॉमी पे उसको ले गए। आपने जो भी इसमें ग्रोथ रेट सारे आपके शामिल हैं, $100 बिलियन की स्टॉक मार्केट $40 बिलियन से नीचे छोड़ गए। तो परफॉर्मेंस देखें, मुआहदा IMF का मुआहदा जो है आपने उसको खराब मैनेज किया और फिर उससे खराबी पैदा होगी। जब आपने पैसे पकड़े, मुआहदा खिलाफी की, पैसे पकड़े, मुआहदा खिलाफी की। चलें हमारे साहब से इसका जवाब जो है वो एक ब्रेक के बाद ले लेते हैं कि मुआहदा बुरा नहीं था, उसको आपने अच्छा नहीं किया और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। इसका जवाब हुमायूं साहब देंगे। और मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि आज इलेक्शन अगर होते हैं तो इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, और नहीं होते जैसा कि हुकूमत कह रही है कि भाई इस वक्त तो इकोनॉमी सपोर्ट ही नहीं कर रही इलेक्शन के लिए, नहीं होते तो क्या हुकूमत का जो नज़रिया है कि वो बेहतर हो जाएगी, तो क्या ये बेहतर हो जाएगी या मज़ीद ख़राब हो जाएगी? हमारे वक्त साहब इसको कैसे देख रहे हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। जितनी देर में हमारे साहब की लाइन कनेक्ट होती है दोबारा, भट्टी साहब ये बताइए, आज इमरान खान साहब अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत गए और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए कि देखें बग़ैर कॉल दिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, ये वालेहानापन है इमरान खान के साथ, माहौल रोड भरा हुआ है, वो लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। तो आपके ख्याल में ये जो आज इमरान खान को अदालत में जाना पड़ा और फिर उसके लिए जो है वो कारकुनान बाहर निकले, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये उनकी मकबूलियत का आलम है, ये उनके साथ इज़हार यकजहती है, इसको हुकूमत किस तरह से देख रही होगी? आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि इस मुल्क में, इस निज़ाम में, इस मुआशरे में ताकतवरों के लिए रातों को भी अदालतें खुलती हैं, ताकतवरों के लिए छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुलती हैं, ताकतवरों के लिए फुल डे अदालत में समातें होती हैं, ताकतवरों की ज़िंदगी की गारंटियां मांगी जाती हैं, ताकतवरों को रिलीफ पे रिलीफ मिलता है, ताकतवरों को सहूलतों पे सहूलतें मिलती हैं। इमरान खान साहब पॉपुलर सियासतदान हैं, मुल्क के इस वक्त पॉपुलर तरीन सियासतदान हैं और ये उनकी खुशनसीबी है कि उनको अदालत ने 2 दिन टाइम दिया, बहुत दफ़ा टाइम दिया कि आप तशरीफ़ लाएं। ये मुल्क वो है जहां ताकतवरों के लिए की बीमारियां अदालत देखती है, ताकतवरों के सेहतें अदालत पूछती है और ताकतवरों को अगर वो मुजरम भी हो तो तिब्बी रिलीफ देकर कभी घर तो कभी लंदन भिजवाती है, पहली बात। और हमारा हाल ये है कि मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा कि हमारा हाल ये है कि एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस में 9 लखा का पान फरोश 5 दिन के लिए अंदर जाता है तो 6 साल बार बाद निकलता है और अदालत फिर माफ़ी मांगती है। और 1000 रुपए का धनिया फरोश सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत करवाता है 1 साल जेल के बाद। और इसके अलावा मुर्गी चोर जो है वो आधी चोर करार देकर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी जमानत रद्द कर देती है। और 2 भाई जो हैं
वो जब बरी होते हैं भावलपुर के तो वो फांसी चढ़ चुके हैं। तो हमारा ये हाल है। और एक अडियाला जेल का वो मुझे कभी दुख नहीं भूलता, उसने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी कि मेरा कैंसर 4थी स्टेज पर है, मुझे जरा अर्ली हियरिंग दे दी जाए। 1.25 साल बाद जब उसका वक्त आया तो वो मर चुका था, अल्लाह के पास जा चुका था। तो हमारा हाल ये और उनका हाल ये। दूसरा, अनडाउटेबली, अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब आते थे, शहबाज शरीफ साहब जब आते थे, मरियम साहबा जब आती थी, इवन हमजा जब आते थे, तो कारकुनों को कहा जाता था कि आप आएं और आकर पेशियां इज़हार यकजहती करें। और अच्छा या बुरा ये अलहदा बात, इस पे लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन अनडाउटेबली इमरान खान साहब का कोई मैच नहीं है। उनके जलसे देखें और इनके देखें, कोई मैच नहीं है। उनके रैलियां देखें, उनका बाकी सारा कुछ देखें, तो ये वालहाना पन था, उनसे मोहब्बत। मैंने ऐसी पेशी नहीं देखी। तो आप समझते हैं कि मैंने ऐसी पेशी नहीं आप समझते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है, इस तरह की मकबूलियत हो, इस तरह का लोगों का प्यार हो, इस तरह के लोग उनके साथ हों, तो ये उनकी है। और तहरीक इंसाफ का है, वो मोबिलाइज करते हैं, उनके पास वोटर बैंक है। और ऊपर से जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो गुर्बत, जो हालात हैं, वो भी उनको इमरान खान के लिए ऐड ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हुमायूं अख्तर साहब, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया। आपने कहा था कि हमारे मुआहदे में आपके मुआहदे में फ़र्क क्या है, तो राना साहब ने कहा कि फ़र्क कोई नहीं था, सिर्फ ये फ़र्क था कि आपने जो है उसको मिस हैंडल किया, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और ख़राब किया मुआहदे को। नहीं, मैं तो तस्लीम करता हूं, हम IMF में हमें 2018 में जल्दी जाना चाहिए था, हम 8-9 महीने बाद गए। मैं तस्लीम करता हूं, मुआहदे में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था, स्टैंडर्ड IMF के मुआहदे होते हैं। बल्कि 2013 में 17 वेवर्स मिले थे आपको, 17 वेवर्स, जो नून का दौर था। अब IMF वेवर्स नहीं दे रही किसी भी हुकूमत को, ना आपकी हुकूमत को दे रही थी और ना हमारी हुकूमत को कोई वेवर दिया। और उसकी एक वजह यह भी है कि बतदरीज जब हम कर्जे पे कर्जा चढ़ा रहे हैं, इस मुल्क का अभी ये मुआहदा जो आपका हुआ है, इसमें कर्जा जो है IMF का तो 1.2 बिलियन आएगा, बाकी सारे कर्जे मिला के आपका कर्जा $15-20 बिलियन आपके पास और चढ़ जाएगा। ये आपकी एक अचीवमेंट जरूर होगी। इस मुल्क का अंदरूनी बैरूनी कर्जा $300 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। मैं यकीन से कहता हूं कि इस वक्त आपका जो नेट फेडरल रेवेन्यू होगा वो आपका सूद भी नहीं पूरा कर सकता। मुझे तो जरा बताएं ना कि आपका इस सिलसिले में प्लान क्या है। कर्जा तो चले आपने ले लिया, 3-4 महीने मुल्क की ऐसी तैसी फेर के, जो हम ग्रोथ 6% पे छोड़ के गए थे वो नेगेटिव हो गई, जो हम इन्फ्लेशन 12% पे डिस्पाइट इंटरनेशनल प्राइस सुपर साइकिल वो अब 40% होगी, और फूड इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा महंगी है। जो रुपया हम 180 पे छोड़ के गए थे वो 280 पे चला गया है। मुझे तो आप ये बताएं कि इसका क्या जवाब, इसकी क्या रीजनिंग है आपके पास? जी बिल्कुल सही है, एक इसकी रीजनिंग दे दीजिए अगर मुख्तसरन राना साहब। देखिए, हम तो सिर्फ वो मुआहदा पूरा कर रहे हैं जो इमरान खान ने मिसमैनेज किया, और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। तो इन सारी चीजों की जो आप रीजनिंग मांग रहे हैं वो तो आपको इमरान खान से पूछनी चाहिए ना, जो 6% ग्रोथ छोड़ के गया, लेकिन 1400 अरब का खसारा वो गैस सेक्टर में छोड़ गया जो 72 साल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो छोड़ गया क्योंकि उसने प्राइस इंक्रीज नहीं की। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो पावर 2018 में $20 बिलियन था, $20 बिलियन था, नहीं था, $19 बिलियन था, $19 बिलियन 2018 में $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। 19.2 बिलियन, $19.2 बिलियन था। ओके, और ये मैं इसकी भी आपसे गुफ्तगू कर सकता हूं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपके ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। राना साहब के इलेक्शन मईशत को इलेक्शन सहारा दे सकते हैं या नो इलेक्शन जो है वो मईशत को संभाल सकते हैं, ये बहरहाल एक ऐसा सवाल है जिस पर मजीद डिबेट होना बाकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।